हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास संबंधित है समसामयिक घटना चक्र। हिस्ट्री की बुक है 2024, है ना, जिसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो आज हम हिस्ट्री की चालू करेंगे। किसके लिए? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा जो संस्थाओं द्वारा आयोजित होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, जेआरएफ, नेट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें, है ना। इसमें कुल 93 प्रश्न पत्र शामिल होंगे। पिछले मतलब जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं टीजीटी के, पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, टीचिंग के, मतलब सारे इसमें कवर किए गए हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे अभी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई है जिसमें बता दिया गया है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, इसके बाद टीजीटी की, है ना। चुनाव के बाद तुरंत एग्ज़ाम लगे हैं और साथ ही साथ जूनियर का भी एग्ज़ाम लगा है ना। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री की क्लास और इसके बाद सुबह आप लोगों को जियोग्राफी की मिलेगी। क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आप लोग आगे कहेंगे तो मेरे पास हैंड रिटन नोट रखे हैं, मैं उनको भी क्लास टू क्लास डालती चलूँगी, है ना। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से पाए गए हैं। ऑप्शन भी दिया है और आंसर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। पहला ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन, बी में दिया है बुर्जहोम और रंगपुर, सी पर है रूपर और रंगपुर और डी पर है कालीबंगन और सुरकोटदा। देखिए, पाषाण काल हमें पता है कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करें, देखिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा ही पाषाण काल कहलाता है। और प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का काल के जनक कौन है, मतलब किसने कहा कि प्रागैतिहासिक इतिहास का काल किसने कहा, तो यह शब्द कहा गया डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 AD में। इन्हें जनक भी माना जाता है, ठीक। तो ये पाषाण काल की बात रही। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया कि गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, बुर्जहोम और रंगपुर से। अब ये जो बुर्जहोम और रंगपुर दिया गया है यह किस काल के हैं, तो इनको देखें तो यह नवपाषाण काल के हैं। कब के हैं? नवपाषाण काल की बात की जा रही है। तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड देखा जाए तो कब से कब तक माना जाता है? 8000 से लेकर यह 6000 वर्ष पूर्व तक का समय अपने पास समेटे हुए है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल मतलब नवपाषाण शब्द का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ये जो नवपाषाण लिखा है, इस नवपाषाण शब्द के अगर जनक पूछे जाएं तो किसे कहेंगे? इसके जनक हो जाएंगे सर जॉन लुबाक। कौन होंगे? सर जॉन लुबाक, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि नवपाषाण का है तो इसको देखते चलते हैं। तो नवपाषाण शब्द का जनक पूछा जाए तो कौन है? सर जॉन लुबाक। और इसी जगह पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा, तो नवपाषाणिक अगर क्रांति पूछ लिया जाए तो क्रांति किसके द्वारा कहा गया है? क्रांति कहा गया है गार्डन चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया है नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति। अब बात करते हैं बुर्जहोम की। तो बुर्जहोम कहाँ पर है? तो बुर्जहोम पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम का अगर शाब्दिक मतलब पूछा जाए तो क्या होता है? बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म स्थान। क्या मतलब होता है? जन्म स्थान। इसी के साथ एक और पूछा जाता है बुर्जहोम और गुफ कराल। तो गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा और यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले थे। तो ये जो बुर्जहोम है किस काल का है? नवपाषाण काल का, है ना। रंगपुर किसका है? ये भी नवपाषाण काल का है। इसके बाद अब देखें इसमें डिटेल दिया गया है कि कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गड्ढे क्यों खोदे जाते थे भाई?
जम्मू कश्मीर में जब ये नदी के किनारे रहते थे तो वहाँ थोड़ा सा गर्मी का माहौल था, तो क्या करते थे कि पानी इनको पास में मिल जाए, नदी थी, नदी के पास में इनको पानी मिले तो उसी जगह पर ये लोग क्या करते थे, गड्ढे बना लेते थे और ऊपर एक घास फूस का वो रखकर ढक लेते थे, गर्तावास जिसे कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन में दिया गया है मोस्टेरियन, बी पर है अस्चुलियन, सी पर है ओल्डोवान और डी पर है ग्रोसियन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ग्रोसियन। अब डिटेल देखते हैं कि मोस्टेरियन, अस्चुलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। यही पूछा गया था, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या ताम्रपाषाण काल की बात की गई है। ताम्रपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज। चैल्को मतलब कापर और लिथिक मीन्स पत्थर, तो इसे चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण काल का समय माना जाता है। कितना, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण व्यवस्था थी, तो देखिए यहाँ पर घर किस तरह के थे। घर यहाँ पर घास फूस लकड़ी के थे, वृत्ताकार भी थे, गर्तगृह भी थे, वर्गाकार भी थे, आयताकार भी थे और गोलाकार भी थे। अब देखिए ताम्रपाषाण काल से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवदा टोली, आहाड़, इनाम गांव, हड़प्पा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है, तो सही जवाब है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पड़ता है, नवदा टोली कहाँ पड़ता है, आहाड़ कहाँ पड़ता है, इनके बारे में भी देखते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य हमें 3 जगह से मिले हैं। एक हम देखते हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर बनास नदी के तट पर इसकी खोज होती है और आहाड़ संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, आहाड़ संस्कृत के नाम से। और देखा जाए तो यहाँ पर आहाड़, गिलुंद और बालाथल 3 स्थल हैं। कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जहाँ पर ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ पर, एक हो गया दक्षिण पूर्वी राजस्थान, है ना, ये पहला। और दूसरी जगह बात करें तो दूसरा स्थान है भारत पर पश्चिमी भारत। कहाँ पर, पश्चिमी भारत, पश्चिमी एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी एमपी। तो यहाँ पर ताम्रपाषाण काल की 2 संस्कृतियाँ मिलती हैं। एक का नाम है कायथा संस्कृति और दूसरी का नाम है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति के अंतर्गत मलवा, नागदा और नवदा टोली आता है। तो अब बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पर दिया है नवदा टोली। देखिए नवदा टोली है तो ताम्रपाषाण काल की, है ना। यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो नवदा टोली से मिलते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार की अनाज की किस्मों के ढेर मिले हैं। मतलब कई प्रकार की अनाज की किस्में थे और यहाँ पर इस तरह कुछ करके अनाज के ढेर प्राप्त हुए। कहाँ से, नवदा टोली से। है ताम्रपाषाण काल का, कहाँ पर है, पश्चिमी एमपी पर है। ठीक, नवदा टोली। और एक चीज़ इससे नवदा टोली से एक क्वेश्चन और बनता है कि ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कहाँ पाई गई है, तो नवदा टोली में ही पाई गई है। अब बात करते हैं किसकी, आहाड़ की। आहाड़ की बात करते हैं। आहाड़ कहाँ पर पड़ता है, इसको भी देख लेते हैं ना। तो आहाड़ अभी हमने देखा था कहाँ पर पड़ता, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़, और इसी की वजह से इसको आहाड़ संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है ना। किसके नाम से, आहाड़ संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। आहाड़ की बात करें तो आहाड़ पर तांबे के सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं। किसके मिले हैं,
तांबे के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए आहार को ताम्रवती कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती के नाम से जानते हैं? तो किसे जानते हैं? ताम्रवती, ताम्रवती, है ना। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मोबाइल से मुझसे लिखते नहीं बनता, फिर भी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो आहार को ही ताम्रवती कहा जाता है और आहार से पत्थरों के घर प्राप्त हुए हैं, है ना। देखिए हर जगह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन आहार एक ऐसा स्थल था जहाँ पर पत्थरों के घर मिले हैं। तो आहार से 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। चलिए आगे दिया गया है इनाम गांव। तो इनाम गांव कहाँ पड़ता है? देखिए ताम्रपाषाण काल 3 जगह से मिले हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें हमने आहार देख लिया। पश्चिमी मध्य प्रदेश से हमने मालवा और कायथा संस्कृत देख ली, जिसमें हमने नवदा टोली देख लिया। तीसरा बचता है कहाँ का? तो तीसरा जोरवे संस्कृत के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र, है ना। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है अहमदनगर जिला। क्या पड़ता है? अहमदनगर जिला। और दूसरा पड़ता है पुणे जिला, है ना। तो अहमदनगर जिला में एक पड़ता है स्थान दैमाबाद। तो दैमाबाद से कांस्य का रथ, है ना, मिला है और सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती कहा जाता है दैमाबाद की, है ना। ये अहमदनगर जिला से है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ का? पुणे जिला का, तो पुणे जिला पर पड़ता है इनाम गांव, जहाँ से क्या मिले हैं? वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति हुई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनाम गांव से, हाँ बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक। क्या? ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति हुई है। तो अब डिटेल देखते हैं कि प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त ग्रहों की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो भारत में पूछा गया है ना। देखिए ऑप्शन पर दिया गया है कोलडिहवा, बी पर है चिरांद, सी पर है गुफकराल और डी पर है लिंग सुगर। तो अभी हमने देखा नवपाषाणिक का कार्यकाल टाइम पीरियड कितना है? 8000 से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण शब्द के जनक कौन है? तो सर जॉन लुबाक हैं। नवपाषाण को नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा। नवपाषाण काल के 2 अभी हमने स्थल देखे थे, बुर्जहोम, रंगपुर, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्या सही होगा? लिंग सुगर। डिटेल देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल प्रथम सूचित कौन सा है? लिंग सुगर में मेडेओ टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में इसे खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी ऑप्शन पर है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से। तो ये पाषाण काल को जब 3 भागों में बांटा गया था उनसे क्वेश्चन बना है ना। कहाँ से प्राप्त होती है आगे देखेंगे, उच्च पूर्व पाषाण काल से, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं अगला आगे। या बागोर के मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है, या डी पर है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो सही जवाब है हमारा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुआ है ना। उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें, ये देखिए यहाँ पर दिया है ना, उच्च पूर्व या पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 40,000 से, है ना, 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कितना? 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्कृति से? ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय ये जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल था, इसमें हमने देखिए पहला हमारा जो काल होता है तो वह चापर चापिंग संस्कृत के नाम से जाना जाता है ना, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, तो जिसे हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है उच्च पूरा पाषाण काल या उच्च पूर्व
पाषाण काल, जिसे हम ब्लेड संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो उपकरण बनाए गए थे तो कुछ ब्लेड की आकार के बनाए गए थे, इतने ज़्यादा बनाए गए इसलिए इनको जो है ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था। तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय होता है कहाँ से, उच्च पुरा पाषाण काल में। और पहली बार चित्रकारी जो भीमबेटका की गुफा वो भी कब खोजी गई थी, तो उच्च पुरा पाषाण काल में खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी भीमबेटका की गुफा, तो यह वाकड़ ने खोजी थी, है ना। और इसके साथ हमने देखा क्या कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरा स्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किस काल की है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल की या उच्च पुरा पाषाण काल की। इसे हम ब्लेड संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन पर दिया है महदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से, या ऑप्शन डी पर दिया है सरायनाहर से। तो कहाँ से मिले हैं बूचड़खाना के साक्ष्य, सही जवाब होगा ऑप्शन ए महदहा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं ना। देखिए मध्य पाषाण कालीन स्थल है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 है। कौन कौन से हैं, एक है हमारा देखिए महदहा हो गया, सरायनाहर हो गया, एक और है ना। तो 3 पढ़ते हैं, सरायनाहर, महदहा और दमदमा। प्रतापगढ़ जिले से उत्तर प्रदेश के 3 स्थल ज़्यादा है। सरायनाहर बहुत पूछा जाता है, सरायनाहर हो गया, दूसरा हो गया महदहा हो गया जो अभी हमने देखा जहाँ से बूचड़खाने के साक्ष्य मिले हैं, और एक पूछा जाता है दमदमा। कौन सा, दमदमा। और ये किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। अच्छा मध्य पाषाण काल का अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जनक किसे माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल का जनक मानते हैं C.L. कार्लाइल को, है ना। किसे माना जाता है, C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। देख लीजिए C.L. कार्लाइल को। इन्होंने 1867 एडी में, कब, 1867 एडी में विंध्य पर्वत क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। ठीक, आगे क्या होता है, इन्होंने जब इसकी खोज की तो देखा गया कि ये ऐसा मध्य पाषाण काल स्थल था कि इस समय छोटी छोटे जीव जंतु पशु पक्षी, है ना, पेड़, बहुत चीज़ें जो है उस समय जो है उनका विकास हो रहा था। तो क्या किया गया कि इस काल में छोटे छोटे औजारों का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक औजार बनता है त्रिभुजाकार, इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार, सब मध्य पाषाण कालीन के हैं। दूसरा बनता है एक इस तरह करके कुछ नवचंद्राकार जिसे बोलते हैं। तीसरा बनता है समलंबाकार का, किस तरह का, समलंबाकार का। तो 3 तरह के औजार बनाए जाते हैं। और पहली बार इन औजारों को फेंक कर, मतलब अगर कोई छोटे से जीव हैं तो ऐसे पकड़ के तो नहीं मारेंगे, फेंक कर मारेंगे कि उनके जैसे लगा वैसे वो मर गए, उनको प्राप्त हो गया। तो पहली बार क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण काल में या किस काल में पहली बार प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था। किसका, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रयोग होता है। तो कब होता है, मध्य पाषाण काल में होता है ना। इतनी हमने जानकारी देखी। मध्य पाषाण काल के जनक कौन माने जाते हैं, C.L. कार्लाइल माने जाते हैं। 1867 ईस्वी में इन्होंने विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे, है ना। और मध्य पाषाण कालीन अगर स्थल यूपी के देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में 3 पड़ते हैं, सरायनाहर, महदहा, दमदमा। इनकी भी अपनी अलग अलग विशेषता है। आगे देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि मध्य पाषाण काल स्थल महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं कि G.R. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। किसने, G.R. शर्मा के द्वारा।
उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है कहाँ से? नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सी ऑप्शन पर है सोन नदी घाटी से और डी पर है यमुना नदी घाटी से। तो सही जवाब है कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त होती है सोन घाटी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं डिटेल क्या दिया है। डिटेल है कि तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक ऐतिहासिक से? तो सही जवाब क्या होगा? ताम्र पाषाणिक से। ठीक, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई से छत को सहारा देने के लिए जमीन से खंभे का छिद्र, जले, तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। कहाँ से? नरहन से। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, पाषाण काल से संबंधित नहीं है? ये देखना है हमें। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पर दिया है सोहन संस्कृति, बी पर है सोथी संस्कृति, सी पर है मद्रासियन संस्कृति और डी पर है विंध्यन संस्कृति। तो किसकी बात की गई है? पाषाण युगीन की, है ना। पाषाण काल के बारे में कौन सी संस्कृति नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही जवाब है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति की बात करेंगे आगे। यह कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, तो यह सोथी संस्कृति और एक मिस्र सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता है, इनसे आगे विकसित हुई है। तो सोथी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ना कि पाषाण युगीन से। तो सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति संबंधित है पाषाण युगीन से, जबकि सोथी संस्कृति इससे संबंधित नहीं है। देखते हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर जिले में। इस स्थल पर प्राग हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता, ये सब हड़प्पा सभ्यता से के ही नाम है ना। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग से विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है किससे? तो पाषाण का नाम दिया गया है और किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तांबे से नहीं, तांबे से होता तो ताम्रपाषाण होता। कांस्य भी नहीं है, पीतल भी नहीं है। सही जवाब होगा लोहा से। क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में UPGIC में, है ना, प्रवक्ता परिचय। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य देखा जाए तो सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है ना। भूतात्विक जमाव के बारे में पूछा गया। पटपरा, बाघोर, सिंघावल, खेतौनी। तो कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंघावल। डिटेल देखते हैं कि मध्य सोन घाटी
का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंघावल जमाव, खुंतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लघु पाषाण उपकरण निम्नलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग हैं। तो लघु पाषाण अभी हमने देखा था क्या, मध्य पाषाण कालीन, है ना, उससे संबंधित है लघु पाषाण उपकरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमने क्या देखा था कि मध्य पाषाण काल के जनक अभी हमने देखा CL। ये देखिए मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृत नहीं है, पाषाण काल में हमने सबसे पहले पूरा पाषाण काल हो गया, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल की तरफ चलेंगे, है ना। तो इस तरह ये है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, जिसमें लघु पाषाण उपकरण खोजे गए थे। अभी हमने देखा था किसके द्वारा, तो CL कार्लाइल के द्वारा 1867 AD में विंध्य पर्वत क्षेत्र में, है ना। और लघु उपकरण हमने देखे थे, एक त्रिभुजाकार था, एक नवचंद्राकार था, एक समलंबाकार था, और जिनको फेंक कर मारा जाता था जीवों पर, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सके, है ना। और पहली बार जब इनको मारा गया तो एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किस काल में होता है, तो मध्य पाषाण काल में होता है। ठीक, डिटेल देखते हैं क्या दिया गया है कि लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृत की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुई थी, जबकि आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने, है ना, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे होते थे, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर होते थे। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की, ये पूरा पाषाण काल की बात की गई है, तो उसमें फलकों की प्रधानता थी, है ना, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो माइक्रोलिथ, माइक्रो छोटे छोटे, है ना, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए पर दिया है पूरा पाषाण युग, बी पर है मध्य पाषाण युग, सी पर है नव पाषाण युग और डी पर है ताम्र पाषाण युग। तो सही जवाब होगा 2016 UPTGT का क्वेश्चन है मध्य पाषाण युग में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है किससे, नवपाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से या ताम्र पाषाण युग से। तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सूक्ष्माश्म मतलब छोटे छोटे, वही माइक्रोलिथ वाले, है ना, उसी को क्वेश्चन भाषा देखिए क्या लिख दिया गया, सूक्ष्माश्म। तो किस युग में होंगे, मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल, है ना, कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाला था। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के होते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होते हैं। तो मानव अस्थिपंजर भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल जहाँ जिसका नाम है महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था। कहाँ से मिला था, ऑप्शन ए पर है बदमदुरै, अतिरमपक्कम, पल्लवरम और संगनकल्लू। तो यहाँ पर देखिए गलत नहीं करना, अतिरमपक्कम और पल्लवरम दोनों दिए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 पर कहाँ से हस्त कुठार मिला था, हैंड एक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, पल्लवरम से।
देखिए डिटेल में दिया है कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक, कौन थे ये? भूवैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। ये भूवैज्ञानिक से कई बार क्वेश्चन बना है ना। इन्हें चेन्नई के समीप, मद्रास चेन्नई के समीप तमिलनाडु में पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार मतलब हस्तकुठार प्राप्त हुए थे। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं कि चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। संगनकल्लू की बात हो गई, इसमें नवपाषाण काल की बात की गई है। संगनकल्लू से राग के टीले के साक्ष्य मिले थे, है ना, वही है। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। आगे बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था कहाँ से? अभी हमने देखा कहाँ से मिला, कब मिला था, समय पूछा गया 1863 ईस्वी में। कहाँ से? तो चेन्नई के समीप पल्लवरम से। आगे बात करते हैं कि हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल या बाईफेशियल या दोनों विधियों से, या रीटचिंग उपकरण? तो बाईफेशियल समझते हैं, द्विधारी, दोनों तरफ जिसमें धार हो, है ना। तो हस्त कुठार कैसा था? बाईफेशियल था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण, देखिए उन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट से, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थल से प्राप्त किया था? चेन्नई के समीप पल्लवरम से। डिटेल वही चीज़ है। फिर आगे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। तो देखिए उनके मित्र हैं, नाम है क्या? किंग। तो इन्होंने कहाँ से? अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे। इसके बाद डी टेरा और पीटरसन आते हैं, जिनके नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? नवपाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या आद्य ऐतिहासिक काल में? तो हस्त कुठारों की बात की गई है, निम्न पुरापाषाण काल में होती है ना। कब होती है? निम्न पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दक्षिण भारत के कोर्तलायार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण किस पत्थरों से हुआ? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से होता है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर, कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना, कोर उपकरण। आगे की बात करते हैं, जिनका निर्माण किससे हुआ? क्वार्टजाइट पत्थर से होता है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर, कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त होते हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स अश्यूलियन प्रकार के हैं ना, कुछ इस तरह के, देखो इस तरह हैंड एक्स फलकों से बनाए गए हैं।
मान लीजिए ये पत्थर है, एक नदी से ऐसे पत्थर आया, इधर टकराया, टकरा के कुछ इसकी आकृति अजीब तरह की, टकराते टकराते यह कुछ गोल तरह का हो गया। फिर इस पत्थर को उठा के लाए और यहाँ इसको पटके, तो यहाँ से एक फलक निकल गया, एक फलक ये निकल गया, एक फलक ये निकल गया। तो ये जो निकले वाले फलक हैं, इनसे जो औजार बनाए गए हैं वो फलक संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, और ये जो बीच वाला भाग है इसे कोर, ये जो गोला है इससे फलक जो निकल गए तो ये गोला बीच का जो बचा इसे कोर संस्कृति कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव प्रजाति है किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जावा मानव की, होमो इरेक्टस की या निएंडरथल मानव की? तो प्राचीन मानव प्रजाति है किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था कहाँ पाया गया था? मध्य अफ्रीका में पाया गया था, उसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिसका नाम है जिंजैंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः अगर देखा जाए तो यह 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड अर्थात आदि मानव की हड्डियां मिली हैं। कहाँ से? सुमात्रा जावा है ना, है जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए इसे पिथिकैंथ्रोपस या इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं कि जर्मनी के निएंडरथल घाटी में आदिमानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो यह निएंडरथल मानव के नाम से जाने जाते हैं। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंध है किस काल से, है ना, किस काल से और उस समय कौन सी संस्कृति थी? तो अगर चापिंग की करें तो इस संस्कृति से संबंधित नहीं है। दूसरी आती है फलक संस्कृति, इससे भी संबंधित नहीं है। तीसरा आता है हमारा ब्लेड संस्कृति। तो आधुनिक मानव उच्च पूरा पाषाण काल की बात हो रही है ना, उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंधित है, जिसे ब्लेड से संबंधित माना जाता है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थान है? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या मास्की? तो सही जवाब होगा चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए, देख लेते हैं। और किस काल का है? नवपाषाण काल का। तो बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त या पाए गए हैं। मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने हैं। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे, है ना। नवपाषाण काल की बात है। आगे है कि कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल जिसका नाम है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, है ना, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तिक्कल कोट थे। ये सब नवपाषाणकालीन है। कहाँ से? कर्नाटक से। बिहार से चिरांद। आंध्र प्रदेश में स्थित है नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल है जिसका नाम है नागार्जुन कोंड, उतनूर, फलवाय एवं संगनपल्ली थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नवपाषाण काल में पशुपालन को लोग पालने लगे थे, है ना, और तभी तो नवपाषाण काल में राग के टीले दक्षिण भारत की तरफ हमें संगनकल्लू से यहाँ से प्राप्त हुए हैं ना। तो निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन पर है टोरवा, कोलडिहवा, महगढ़ा, है ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है महगढ़ा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
महगढ़ा कहाँ पर पड़ता है? तो महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1975-76 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर किससे आ गया है? भूवैज्ञानिक है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड से, है ना। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो हमने देखा था हैंड एक्स और क्लीवर परंपरा के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। इन्होंने 1863 में चेन्नई के समीप पलवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया था, जो क्वार्टजाइट अर्थात स्फटिक भी बोलते हैं, पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। आगे बात करते हैं कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो किसके हैं? सही जवाब बताना है। उच्च पूर्व पाषाण काल के, या मध्य पूर्व पाषाण काल के, या मध्य पाषाण काल के, या नव पाषाण काल के, किसके हैं? तो सही जवाब होगा हमारा उच्च पूर्व पाषाण काल के, है ना, जिसे ब्लेड संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस की खोज की गई थी। इसके साथ साथ भीमबेटका की गुफा भी खोजी गई थी, नक्काशी भी खोजी गई थी, है ना। लाल तथा हरे रंग का प्रयोग किया गया था, और मातृ देवी की जो मूर्ति है ये भी उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ तथ्य दिया गया है, देख लेते हैं कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार जैसे खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नव पाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेन सूरियर ने प्राप्त किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण, पत्थर के जो उपकरण हैं, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेन सूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रेपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि थे। तो देखिए, ये देखने में मिल रहा है कि निम्न पूरा पाषाणिक, उच्च पूरा पाषाणिक और मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो इसको जो हमारा पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को 3 काल में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरे नंबर पर था उच्च पूरा पाषाण काल। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्लेड और ब्यूरिन से बने हैं ना। क्वेश्चन है कि ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं किस काल के? तो किस काल के हैं ये बताना है हमें। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है किस काल के? तो यह किस काल के होंगे? उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के होंगे। ठीक, किसके होंगे? उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के होंगे। इसमें अभी हमने फिर से देखा कि उच्च पूरा पाषाण काल का अगर कार्यकाल टाइम पीरियड पूछा जाए तो 40,000 से लेकर कितना, 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इसे ब्लेड संस्कृत के नाम से जानते हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। पहली बार चित्रकारी की खोज जो भीमबेटका की गुफा है एमपी की, उसे वाकर ने खोजा था। इससे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति की बात करें तो इसे कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं, है ना। चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति की बात करें तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल अगर क्लास लेना है तो थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बाद पूरे नोट्स मेरे पास तैयार हैं, उनको लेकर हम आएंगे। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे?
तो देखिए मध्य पूर्व पाषाण काल में नहीं, इसमें भी जीवों को मारकर खाते थे, है ना। उच्च पूर्व पाषाण काल तो इनमें तो है ही नहीं, मध्य पाषाण काल में नहीं। नव पाषाण काल में जो स्थल मिले हैं तो उनसे पता चलता है कि सब लोग इकट्ठे रहते थे। गर्त चूल्हे मिले हैं, उन चूल्हों में जो है हड्डियाँ मिली हैं। आग का मतलब आविष्कार भी ज़्यादा प्रयोग करने लगे थे। तो सारी चीज़ें अब भाई एक जगह इकट्ठे रहेंगे, खेती भी करने लगे थे, खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो खाद्य उत्पादन परक मतलब खाद्य का उत्पादन करते थे तो उसको संरक्षित भी करते थे, है ना। ये सब किस काल के हैं? नवपाषाण काल के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से मतलब कृषि कार्य से परिचित हुआ था। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया तथा मतलब जो वन्य किस्म की खेती को खेती के योग्य बनाया, जंगलों को, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। ऐसे शब्द है, कृषि जन्य गेहूं का उद्भव है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी। भारतीय उपमहाद्वीप में, अब नहीं, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है बताइए, जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो लहुरा देव सही माना जाएगा। ठीक, अगर ऑप्शन में जैसे मेहरगढ़ दिया जाए या कोल्डिहवा दिया जाए और लहुरा देव है तो सबसे पहला कौन सा माना जाएगा? लहुरा देव, क्योंकि इसे बाद में ढूंढा गया है। पहले कौन था? मेहरगढ़ था। अगला क्वेश्चन है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? भीमबेटका से, बागोर से, महदहा से, सरायनाहर से। तो प्रतापगढ़ जिले से हमने 3 स्थान देखे थे, है ना। कौन कौन से देखे थे? सरायनाहर, महदहा और दमदमा। तो सरायनाहर से 37 कब्रों का मतलब 37 कंकाल मिले हैं, है ना। इनके डिटेल के बारे में 37 नर कंकाल मिले हैं। इनका जो डिटेल है इसको हम आगे देखेंगे, है ना, आगे दिया गया। तो पूछा क्या गया है कि आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? सही जवाब होगा महदहा से। भीमबेटका तो यह गुफा है ना, इसमें चित्र शैली के साक्ष्य मिले हैं। सरायनाहर से हमें 37 नर कंकाल मिले थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों से आभूषण शामिल है। ये पहने हुए समाधियाँ जो मतलब कब्रें हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बना है, इसका आंसर 2 ऑप्शन इसमें सही माने गए हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है कहाँ? उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में। तो अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ऑप्शन बी। डिटेल देख लेते हैं जो हमें समझ में आएगा, है ना। देखिए तो चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न के विकल्प बी में चौपानी मांडो को कोराव तहसील में दर्शाया गया है जो कि असत्य है। कहाँ है? मेजा तहसील, इसलिए उसको सही नहीं माना गया, है ना। ज्ञातव्य है कि चौपानी मांडो कहाँ पर है? मेजा तहसील में है, प्रयागराज। ठीक, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो बागोर की बात की जा रही। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है और बागोर से ही पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो बागोर प्रथम काल किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे। क्या है? भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे?
मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले बताया था, है ना। भारतीय प्रागैतिहास के जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। तो इनमें देखा जाए तो ये भूवैज्ञानिक तथा भारतीय प्रागैतिहास के जनक इन ऑप्शन में रॉबर्ट ब्रूस फूट माने जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक इतिहास का काल, है ना, किसने कहा है, या प्रागैतिहासिक इतिहास काल का जनक किसे कहा जाता है, तो कहते हैं 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। ठीक, इतना हमें याद रखना है। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पलवरम में पाषाण निर्मित उपकरण हैंडएक्स अर्थात कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने लगभग 33 वर्ष भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए थे, अध्यक्ष थे। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो हाँ, आरंभ करने का श्रेय पूछा जाए तो सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है? आरबी फूट दिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम दिया गया है, एसडी संकालिया दिया गया है, बी सुब्बा राव दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आरबी फूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। किसे? भारतीय प्राग इतिहास, है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो पशुपालन का देखिए मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल, इसमें डी सही माना जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाई निम्न पूर्व पाषाण काल है ही नहीं, मध्य और ऊपरी ये तो पूर्व पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में भी था लेकिन स्थायी नहीं रखते थे, नवपाषाण काल में स्थायी रहने लगे थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि पशुपालन का प्रारंभ में पालिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मध्य पाषाणी पुरा स्थल दमदमा, है ना, प्रतापगढ़ जिले का है। मध्य पाषाणी पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो के एन प्रसाद या पी यादगिरी के द्वारा, बी ऑप्शन पर है डी आर शाह और ए के शर्मा के द्वारा, संतनु वैद्य और पंकज गोयल के द्वारा, पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर के द्वारा। मध्य पाषाणी पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन देखा जाए तो 1982, 83, 86, 87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर के वर्मा, वी डी मिश्र, जे एन पांडे और जे एन पाल द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं कि निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? अब बात की गई है प्राक हड़प्पा संस्कृति की। कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति, सुमेरिया संस्कृति। देखिए अगर केवल हड़प्पा पूछा जाता तो सुमेरिया वगैरह आ जाती है ना, ईरानी, लेकिन इसमें प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए, है ना। क्या पूछा गया है? पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरे नंबर पर ताम्र युग है, तीसरे पर है मध्य पाषाण युग, चौथे पर है नवपाषाण युग,
है ना। तो अगर पूरा पाषाण काल की बात, देखो पाषाण काल की बात करें तो 5 लाख से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक का पूरा समय है ना, पूरा पाषाण काल। लेकिन अब इसको पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल में। तो ऐसे ही हम इसको जान जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आ गया पूरा पाषाण काल, दूसरे पर आ गया मध्य पाषाण काल, है ना, तीसरा, और तीसरे पर आ जाएगा नव पाषाण काल, दूसरे चौथे पर आ जाएगा ताम्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है। फर्स्ट पर है पैसरा, और बी पर है बागोर, सी पर है सेनुआर, डी पर है सरायनाहर। तो देखिए निम्नलिखित स्थलों में से एक स्थल है नव पाषाण काल से, कौन सा है, सेनुआर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सरायनाहर की बात करें तो ये सब मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे। मध्य गंगा घाटी में स्थित सेनुआर प्रमुख नव पाषाणिक स्थल है, जबकि सरायनाहर, महदहा, दमदमा मध्य पाषाणिक स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला पे पड़ते हैं। इन स्थलों से हड्डी के उपकरण, आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार बागोर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन उपकरण है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सरायनाहर एवं महदहा, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण, आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। सरायनाहर से ही ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, है ना, सरायनाहर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काल क्रम से लगाएं, काल क्रम से लगाना है। अब तो इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है, इस तरह तो नहीं रखे जाएंगे, लेकिन देख लेते हैं ना। सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा पूर्व पाषाण युग, फिर इसके बाद नव पाषाण युग आएगा, फिर कांस्य, फिर लौह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। पूरा पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया गया, जिनमें पहला काल है पूर्व पाषाण काल, दूसरा कौन सा है, दूसरा और तीसरा क्रमशः मध्य पाषाण काल तथा मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल है। फिर नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल अर्थात लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसको, निम्न पूरा पाषाण युग को, उच्च पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, या मध्य पाषाण युग को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उच्च पूरा पाषाण युग को। बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना, है ना। इसमें क्या था कि लाल और हरे कलर का प्रयोग किया जाता था औजारों को रंग के, है ना, तो उसे चकमक भी बोला जाता है, यह चकमक उद्योग। दूसरा है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय इसी काल में माना जाता है, और इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है ना, ब्लेड संस्कृत, इसीलिए इस काल को भी बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, पूरा पाषाण काल का हस्तकुठार था, है ना, फेंक के मारना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार था। यह उपकरण सर्वप्रथम चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए थे। ये साधारणतः पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित थे। फलक प्रणाली, ये फ्लेक नहीं है, फलक प्रणाली द्वारा निर्मित थे। हैंड एक्स या क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं, पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, या उच्च पूरा पाषाण काल के। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, निम्न पूरा पाषाण काल के। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, किससे है, निम्न पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी, पाषाण काल की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जब मानव का विकास क्रम देखेंगे तो उसमें इरेक्टस जब खड़े होकर चलने लगता है तो आग जानने लगे थे, लेकिन
मतलब आग पता था, प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अगर पाषाण काल में पूछी जाए तो कब? निम्न पुरा पाषाण काल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जानकारी बस थी, खाना पकाकर नहीं खाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? मिट्टी के बर्तन तो सही है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्य है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृत की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया, जैसे कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना, मृदभांड बनाना। ठीक, आगे इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? संक्रमण काल पूछा गया है। नवपाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को, पुरापाषाण काल को, या डी पर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मध्यपाषाण काल को। क्यों कहते हैं इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मॉस द एस नामक गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पूरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रांति काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ना तो पूरा पाषाण काल की विशेषता थी और न पूर्ण रूप से त्याग दिया गया था, और ना ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतः अपनाया गया था। तो बीच के काल को क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल के बीच का जो समय होता है उसे हम संक्रांति काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्यपाषाण काल के लोग जो है छोटे छोटे औजारों का, पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, तो लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। बात करते हैं, देखिए कौन सा स्थल कहाँ पर है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करना है। अभी एक ऑप्शन और होगा, डी, है ना। देखिए मध्यपाषाण कालीन पूरा स्थल है, हमको देखना है। तो लंघनाच कहाँ पड़ता है? लंघनाच पड़ेगा गुजरात में। सरायनाहर सबसे पहले देखेंगे कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब कौन सा बचा? देखिए सी का चौथा 2 है, तो मतलब डी और ए गलत हो गए। अब बी और सी में है। ऑप्शन तो आपको सही दिखाई दे रहा है, बी है ना। तो देखिए ए का पहला है, लंघनाच कहाँ पर पड़ता है? तो लंघनाच गुजरात में पड़ता है। टेरी समूह पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है? तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। सरायनहर कहाँ पड़ता है? सरायनहर, महदाहा और दमदमा उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिले। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नीचे दिया गया वही चीज। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किसके? तो मध्य पूरा पाषाण काल पूछा गया है फलक से, है ना। देखिए एक पत्थर था, इसको अगर पटक दे तो इस तरह करके कुछ इसके छिलके उतर जाते हैं ना, तो ये जो छिलके उतर जाते हैं इसी से औजार बनाए गए। इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रेपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरिन, बेधक, छेदनी भी मिलता है। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फलक ब्लेड तथा चक्राभ क्रोड भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों, स्क्रेपरों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? क्या करते थे? शिकार करते थे? कृषि तो था नहीं, कृषि आता है हमारा नवपाषाण काल में, है ना, और ये पाषाण काल की बात करता है। तो क्या करते थे? शिकार करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर इनका जीवन निर्भर था। तो आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। अभी पाषाण काल के
आगे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।